Hello everyone, I hope you all are doing fine. My name is Pooja Sharma and I am one of your faculty at Tathastu ICS. आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि यूपीएससी का फाइनल प्रीलिम्स का जो फॉर्म है वो निकल गया है विद नोटिफिकेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं क्योंकि इस बार जो हमारा यूपीएससी का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो नॉर्मली यूपीएससी फॉर्म फिल करा रही थी। इस बार उन्होंने जो मेंस और इंटरव्यू लेवल पे जो आपसे डेव भरवाते थे उसके भी कुछ पोर्शन यूपीएससी ने इस बार आपके प्रीलिम्स में ही इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे सर्विस प्रेफरेंस आपसे पहले ही पूछ लिया है, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स में आपकी क्या अचीवमेंट्स है, तो वो सारी बातें यूपीएससी ने पहले ही पूछ ली हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके कैसे आपको फॉर्म भरना है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट उस पर हम थोड़ा कम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस हम करेंगे जो नए एरिया यूपीएससी ने इंक्लूड किए हैं, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू फिल द फॉर्म। क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट भी बहुत देर नहीं है, 11 फरवरी ही लास्ट है, तो हमें थोड़ा सा जल्दी ही फॉर्म भरना पड़ेगा, हम बहुत दिनों तक वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आपका जो फॉर्म है उसके 4 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है उसको आपको फिल करना होगा। सेकंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। थर्ड आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको हम डैफ बोलते हैं। एंड फोर्थ आपका फाइनल सबमिशन है। जब तक आप फर्स्ट प्रोसेस नहीं कंप्लीट करेंगे जो सेकंड नेक्स्ट लेवल ऑफ फॉर्म है वो एक्टिव नहीं होगा। ऐसा नहीं है आप थर्ड लेवल जो है पहले भर दोगे, पहले आपको फर्स्ट लेवल ही भरना पड़ेगा, देन पार्ट 2 पे जाएंगे, फिर पार्ट 3 पे जाएंगे, तब हम जाके पार्ट 4 पे जाएंगे। पार्ट 1 को भरने से पहले प्री रिक्विसाइट उसकी ये है कि हमें उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो पहले भी यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर किया होगा, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर भी हो सकते हो। और जो स्टूडेंट जो पहली बार यूपीएससी का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए उन्हें नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएगा। तो ये तो इंस्ट्रक्शन है हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अभी तक तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। अगर आपने रजिस्टर किया भी है तो भी इसको एक बार क्लिक कर देना, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड का, राइट। तो एक्चुअली वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट बस यही हैं कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक ही बार फिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, सीएससी का फॉर्म भर रहे हो सकता है कि बाद में आप सीडीएस का भी फॉर्म भरने लगे या फिर कोई और मेडिकल सर्विसेज का जो फॉर्म होता है यूपीएससी का। तो ये जो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसमें जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरोगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बार बार यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें थोड़ी ऑथेंटिसिटी भी यूपीएससी की तरफ से उनको भी पता लगेगा कि इन्फॉर्मेशन इज ऑथेंटिक नाउ। तो यही बेनिफिट है। अगेन लेट्स गो टू द फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी जाओगे तो भी आपको इस तरह का एक पेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उसके बाद वेरिफिकेशन और डैशबोर्ड। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, आपको ने पिछली बार भरा है, तो ऑलरेडी रजिस्टर पे जाके आप एक बार अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने जो फिल की थी उसको आप डाल के देख लेना। कोशिश करना मोबाइल नंबर से ही करना क्योंकि आईडी अपनी पुरानी तो आपको याद होगी नहीं, कि वेरी हाईली अनलाइकली कि आपको अपनी पुरानी रजिस्ट्रेशन आईडी याद हो। तो मोबाइल नंबर से करोगे तो आपके मोबाइल में ही ओटीपी आएगा, उसके बाद आप ओटीपी के बाद कैप्चा फिल करके वेरिफिकेशन कोड जो भी आएगा उसको लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा ऑलरेडी। बट दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक कभी रजिस्टर नहीं किया है तो वो जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कैसे दिखाई देगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली आपसे भरवाएंगे। वो नेम, फिर आपकी नेम का वेरिफिकेशन, फिर आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, आपकी ईमेल आईडी, आपका रोल नंबर, 10th क्लास का रोल नंबर। 10th क्लास सर्टिफिकेट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द वेरिफिकेशन, फॉर द प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वैसा फॉर्म ऐसा दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले वो आपका नेम पूछेंगे। ध्यान रखिएगा नेम में हमें अपनी मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है, सेकेंडरी एजुकेशन 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो नेम है वही नाम हमें यहाँ पे लिखना है। हमें अपना आधार कार्ड वाला मोस्टली सेम ही होता है, लेकिन बाय चांस अगर आपका नेम अलग है आधार कार्ड पे या 10th की मार्कशीट पे तो हम 10th की मार्कशीट वाले नेम को ही फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी हमारा सरनेम नहीं लिखा होता है
तो टेम्प्ट मत होना कि मुझे सरनेम भी लिखना है अपने नाम के आगे। अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में सरनेम नहीं है तो हमें सरनेम नहीं लिखेंगे, राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट। और उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट का नाम, कोई भी दूसरा, वोटर आईडी में कोई दूसरा नाम है तो आप एक बार उन सब नामों को साइड रखना, सिर्फ उसी नाम पे कॉन्सेंट्रेट करना जो आपके 10th के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, ठीक है। उसके बाद हमें उसी नेम को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो आपको बाद में करना होगा। बस आपको अपने नाम फिर से लिखना है सो दैट यूपीएससी को ये लगेगा कि हाँ पहले जो नेम लिखा था अगर उसमें हमने कोई मिस्टेक कर दी होगी तो हमें उसी वक्त पता चल जाएगी। अगर हम यहाँ थोड़ा अलग नाम लिखेंगे तो दे विल टेल अस, यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नहीं वो इससे मैच नहीं कर रहा। जैसे हम जब पासवर्ड हमारा कोई भी किसी भी वेबसाइट में पासवर्ड बनाते हैं तो वो पासवर्ड 2 बार पूछते हैं हमसे, न्यू पासवर्ड, सो दैट आवर पासवर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। उसके बाद वो आपसे एक और ऑप्शन पूछेंगे कि हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, आपने अपना नाम कभी चेंज किया है। मोस्ट केसेस में नहीं होगा, बट इफ यू हैव डन इट यू हैव टू पुट यस हियर, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपना जो चेंज्ड नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपने यहाँ पे यस किया है तो, यस नहीं किया है तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये अपने आप क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, हमें इसको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हमें अपना जेंडर स्पेसिफाई करना है। उसके बाद हमें अपना जेंडर वेरीफाई करना है। इसमें 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ओनली मेल एंड फीमेल, ठीक है। थर्ड जेंडर ऑल्सो यू कैन फिल हेयर। देन डेट ऑफ बर्थ, अगेन डेट ऑफ बर्थ हम अपने मन से नहीं लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो लिखेंगे वो वही लिखेंगे जो हमारे मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में मेंशन है, ओके। इसमें आप प्लीज़ कोई भी चेंजेस मत करना। सो दिस वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली फॉर योर नेम विच इज़ योर एग्जैक्ट नेम विच इज़ रिटन इन 10th सर्टिफिकेट एंड योर डेट ऑफ बर्थ। अगेन द वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बस आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ डालनी है, दैट्स इट। Then they are going to ask you your father's name, then mother's name, nationality, your status if you are a minority or you are not a minority, right? If you are already registered हैं तो डायरेक्टली आप OTP के थ्रू आप फिर से डायरेक्टली अपने लॉगिन जो आपकी प्रोफाइल होगी उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू आपको रजिस्टर करना है तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे ये इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल पे जो है ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हमारा जो प्रोफाइल होगा वो इस तरह से हमें दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि आपने अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो भी आप लॉगिन कर लो, अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड हो तो न्यू रजिस्टर करने के बाद वो फिर से आपको बोलेगा कि अभी फिर से रजिस्टर करो, तो हमें उसको फिर से लॉगिन करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद। क्योंकि आपको ऑलरेडी अपने मोबाइल नंबर से ही कर लेना, रजिस्ट्रेशन आईडी का इतना लोड मत लेना, अपने फ़ोन नंबर से ही कर लेना। उसके बाद आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जो आपके नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी। वैसे हमें नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा नोटिफिकेशन तो इस स्टेज पे भी आप नोटिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं उनको हम यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो यही है, कैंडिडेट नीड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर उन्होंने वेबसाइट बताई है कि जहाँ पे जाके हमें एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन करना है। एक्चुअली आप उसी वेबसाइट पे ही हो तभी आपको ये पेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सॉरी, नोटिफिकेशन जो है वो हमारा जो नोटिफिकेशन होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है। तो ऐसा नहीं है हिंदी मीडियम स्टूडेंट दे कैन रीड द इंस्ट्रक्शन इन हिंदी एज वेल। फिर वो बता रहे हैं कि आपके एप्लीकेशन के 4 पार्ट है। फर्स्ट, प्रोफाइल कंप्लीशन करना हमने। अच्छा, अभी जो हमने किया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन को भी हमें और ऐड ऑन करना है, उसमें एडिशन भी करना है, तब जाके हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा। तो अभी पार्ट 1 भी कंप्लीट हुआ नहीं है हमारा। फिर हम जाएंगे पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म में, पार्ट 3 डेफ, ठीक है। एप्लीकेशन में बस आपको वो देना है अपना फोटो, सिग्नेचर और अपना फाइनल पेमेंट करना, डिस्क्लेमर होगा। फिर पार्ट 3 में डेफ में, और फिर आपका पार्ट 4 होगा जो फाइनल आपका सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद जब फाइनल सबमिशन होगा, देखो जब तक हम पार्ट 1, 2, 3, 4 भरते रहेंगे उसका मतलब ये नहीं है कि आपने फाइनल सबमिशन कर दिया, ठीक है। आपको एडिटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा बीच में, लेकिन पार्ट 4 में जाके जब हम सबमिट करने के बाद आई एग्री बटन आपने प्रेस कर दिया तो इट मीन्स उस टाइम पे आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में सब करना है। अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो कल आप पार्ट 1 को कंप्लीट कर सकते हो, परसों आप पार्ट 2 को, उससे नेक्स्ट डे फिर फाइनल सबमिशन कर दो।
बट कोशिश करना एक ही दिन में आप सब कुछ कर लें, लेकिन सोच समझ के हमें इस फॉर्म को भरना है। तो इफ़ इट इज़ गोइंग टू टेक 1 or 2 days दैट इज़ टोटली फाइन। एक बार में ही 1 go में ही सब कुछ नहीं करना है, लेकिन वही है कि पार्ट 2 तभी एक्टिवेट होगा फॉर्म का जब पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 3 तक एटलीस्ट हम जो है भर सकते हैं, और पार्ट 4 हम फाइनल सबमिट भी बाद में कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये इंफॉर्मेशन जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें अब फिर से देना है। किससे रिलेटेड है ये? हमारा OTR जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में हमने कुछ इंफॉर्मेशन भरी थी, सिर्फ देयर वर ओनली फ्यू इंफॉर्मेशन। नाउ वी नीड टू ऐड ऑन टू दोज इंफॉर्मेशन ऑल्सो। ठीक है, कि हमारा एड्रेस क्या है, फोटो ID, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन एज वेल, information about your parents, your father, your mother, your information about your employment, if you are currently employed someone, कहीं आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन भी हमें देना है। साथ में UPSC एग्जामिनेशन का इंफॉर्मेशन देना होगा कि हमने पहले UPSC का एग्ज़ाम दिया है कभी, कितनी बार हमने उसको क्वालिफाई किया है, कब तक हमने नहीं किया। और फिर हमें अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो बीइंग आस्क्ड बाय द UPSC दिस टाइम। तो लेट्स सी, उसके अलावा जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ का जो पिक्सल साइज कितना होना चाहिए। एक्चुअली वो आपको जो फोटो अपलोड वाला पोर्शन आएगा, मैं तब आपको ज़्यादा डिटेल में बता दूंगी। तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब ये इंफॉर्मेशन तो हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में ही फिल कर चुके होंगे, तो ये अपने आप फिल करके UPSC आपको दे देगा। तो जब आप इस पेज पे आओगे तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड होगा। ठीक है, फादर नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ एंड योर मोबाइल नंबर और ईमेल ID। ठीक है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज बी देयर। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन ID भी लिखा होगा। उसके बाद फिर हमें उसी OTR जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है उसी को और हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करना है। तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप आराम से भर देंगे। नेशनैलिटी होगी आपकी, मदर टंग, प्लेस ऑफ बर्थ, पोस्ट ऑफिस जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा, सिटी, टाउन, विलेज, योर कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और OBC और SC और ST। ठीक है, तो दैट ऑल्सो यू नीड टू मेंशन हियर। देन दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द एड्रेस। ठीक है, so address is actually here only. Then they are going to ask you about your whether you are a physically handicapped candidate or not. So PWBD or PWD certificate you have or not. So here if you don't have, then you need to mention 4. If you have, they are going to ask you about 1, 2, 3 and 4. Okay, which kind of disability you have right now. Then they are going to ask you about your photo identity card. Here you can fill 2. You can give your Aadhaar card. There will be many options. Okay, if you don't have Aadhaar card, then you can give your voter ID card also or some other identification. Photo identification means a kind of a ID which is actually government approved. That should be स्कूल की ID नहीं देनी है, गवर्नमेंट अप्रूव ID ही होनी चाहिए। उसमें बस आपकी फ़ोटो ID एक होनी चाहिए कि फ़ोटो आपका लगा हो, और वही ID फाइनली हम एग्जामिनेशन में लेके जाएंगे जो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड में मोस्टली आधार कार्ड ही होता है जो हम उसको फिल कर देंगे। फिर हमें कंसेंट देना है। अगर आधार कार्ड हमने लिखा है तो आई गिव माई कंसेंट ऑफ यूजिंग माई आधार नंबर फॉर ऑथेंटिफिकेशन ऑफ माई आइडेंटिटी एंड यू विल फिल हियर येस। यहाँ पे नो मत कर देना, फिर इसका फ़ायदा नहीं होगा कुछ कि कंसेंट नहीं दोगे तो। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड का जो आधार नंबर है वो भी आपको हमें यहाँ पे मेंशन करना है। फिर वो आपसे दोबारा पूछेंगे कि क्या पहले किसी एग्जामिनेशन में आप फिजिकली हैंडीकैप और PWBD कैंडिडेट के फॉर्म में आपने रूप में आपने कभी एग्जाम दिया है या नहीं। अगर दिया है तो आपने उसको यस और नो लिखना है। यस तभी होगा जब ऑलरेडी आपको होगे, नहीं तो आप नो लिख देना इसमें। उसके अलावा वन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट वैसे मोस्टली आपको जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देते हो उससे पहले डैफ में वो आपसे पूछते हैं या इंटरव्यू से पहले, ये है डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन DOPT's। एक ऑर्डर नंबर है DOPT का, उसको मेंशन किया हुआ है जो 2016 और 2017 में निकाला गया था। अच्छा, ये ऑर्डर क्या था? ये वो ऑर्डर है जिसमें UPSC ने ये डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हैं बट फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं होता, तो उनका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मीन्स योर नेम, योर कैटेगरी, योर मार्क्स विच यू आर गोइंग टू ऑब्टेन, फाइनल मार्क्स सिलेक्ट नहीं होने वाले कैंडिडेट के लिए है सिर्फ ये, जो फाइनल सिलेक्शन ही होगा, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचेंगे। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, योर कम्युनिटी, योर नेम, योर एड्रेस,
योर ईमेल आईडी, नॉट मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी विल बी प्रोवाइडेड देयर। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूपीएससी पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी द प्राइवेट वंस ऑल्सो और द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पीएसयू होगी, अगर उनको मैनेजमेंट लेवल पे कोई एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए तो दे कैन लुक इनटू दैट लिस्ट एज वेल, ठीक है, उन कैंडिडेट की जो इंटरव्यू स्टेज तक गए लेकिन फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन यूपीएससी पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन तभी डालेगा, आपकी इंफॉर्मेशन, जब वो आपसे पूछेगा। तो हियर यूपीएससी इज आस्किंग यू, यहाँ पे यूपीएससी आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं वो इन्फॉर्मेशन आपकी, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे, क्या मैं पब्लिक डोमेन में डाल सकता हूँ या नहीं। अगर आपने यहाँ पे येस लिखा है तभी जो जॉब सीकर हैं, जैसे मान लो पीएसयू हो गई कोई, तभी वो इस इंफॉर्मेशन को सीक कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर यूपीएससी आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे। ठीक है, पब्लिक डोमेन का मतलब है कि वो अपनी वेबसाइट पे कहीं डाल देंगे, ठीक है, या फिर अगर कोई उनसे पूछेगा तो वो उनके लिए वो डायरेक्टली उनको प्रोवाइड कर देंगे, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो। उसके बाद फिर हमें देना है कंसेंट दैट आई डिक्लेयर दैट ऑल द डिटेल्स विच आर गिवन अबोव आर ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, तो इसको अगर हम सेव करेंगे तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 1 में सेव करने के बाद, अच्छा कंप्लीट नहीं होगा, अभी और भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। फिर उसके बाद आपका फोटो और साइन अपलोड होगा। यहाँ पे फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे और दूसरा आपका ऑप्शन है सिग्नेचर पे। तो फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऐसे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे फोटो के नीचे चूज फाइल करके एक ऑप्शन है, बटन है, उसको क्लिक करोगे तो वो आपके लैपटॉप में, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप में ही अगर आपकी फोटो है तो वो उस फोटो की आप वहाँ पे जाना, लोकेशन पे जाना और वहाँ से उस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना। अच्छा, कभी कभी फोटो अपलोड नहीं होगा। फोटो अपलोड तभी नहीं होगा जब उसका पिक्सल साइज जो है वो जो डिजायरेबल साइज है उससे डिफरेंट है। सो डिजायरेबल साइज जो है वो 300 MB से 20 KB, 300 KB से लेस देन 300 MB होना चाहिए। ठीक है, 300 MB और इट शुड बी, अच्छा 300 KB से कम होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है 10 KB की जो है फोटो वो अपलोड हो जाएगी, वो भी अपलोड नहीं होगी, और 400 KB की फोटो भी अपलोड नहीं होगी। अच्छा, अगर आपकी फोटो का डायमेंशन या उसकी जो पिक्सल है वो डिफरेंट है जो रिक्वायर्ड है, तो आपको उसको ईजिली ना राइट क्लिक करोगे और उसको वहाँ ले जाना, पेंट ब्रश में आप ले जा सकते हो या किसी और एडिटिंग जो आपकी एप्लीकेशन लैपटॉप में होगी वहाँ पे ले जाना, और वहाँ पे जाके डायरेक्टली एक ऑप्शन आता है ऊपर 3rd और 4th नंबर पे, आई थिंक पेंट ब्रश में एक ऑप्शन आता है, इस तरह से स्क्वायर करके बना होता है वहाँ पे। तो वहाँ जाओगे तो वो ऑलरेडी आपको ऑप्शन देगा, वो आपको ऑलरेडी उसका ओरिजिनल पिक्सल दिखा देगा। पिक्सल को फिर आप ऑलरेडी उसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे पिक्सल आप चेंज कर दोगे तो फोटो जो है वो कम साइज की या ज़्यादा साइज की हो जाएगी। ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, अगर हमारा जो रिक्वायर्ड पिक्सल है वो रिक्वायर्ड जो इमेज है वो 300 KB से 220 KB से 300 KB के बीच में अगर आ जाती है, वो प्रॉपर्टीज में आपको दिख जाएगा। राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक में जाके फिर प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वो ऑलरेडी आपको वो शो कर देगा। तो अगर वो रिक्वायर्ड के बीच में आ गया तो इजीली आपकी जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिर आपको कंसेंट देना होगा कि यस ये फोटोग्राफ जो है मेरी ही है। उसके बाद में जैसे ये हो जाएगा आप सेव कर देना, फिर आप जाना अपने सिग्नेचर वाले पॉइंट पे। सिग्नेचर में सेम ऐसे फोटो का ऑप्शन आएगा और फिर सेम सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर की फोटो। अच्छा, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना होगा, एक पेपर लेना, उस पर अपने साइन करना, ठीक है, वाइट पेपर पे, उसकी फोटो क्लिक करना, उसको फिर अपने लैपटॉप में डालना और फिर उसका पिक्सल है आप रिक्वायर पिक्सल में उसको चेंज करके देन यू कैन अपलोड योर सिग्नेचर फोटो एज वेल हेयर। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑब्वियसली फोटो होगी कैसी, अच्छा फोटो में 3/4 आपका फेस होना चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम की फोटो हमें नहीं लगानी है, 3/4 आपका फेस होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट ही रहना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपकी साइड प्रोफाइल ना हो। उसके बाद यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अच्छा ये ऐसे डायरेक्टली होते जाएंगे, जैसे जैसे आप भर दोगे उस पर ग्रीन टिक चलता जाएगा। ठीक है, मान लो आपने फोटो अपलोड अभी नहीं की और आपसे नहीं हो रही है और आप परेशान हो, तो कोई बात नहीं, उस ऑप्शन को छोड़ देना, उससे नेक्स्ट पे चले जाना।
अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट पे आप आराम से जा सकते हो। बेसिकली द पॉइंट इज दैट हमें सारे ऑप्शन भरने हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये होगा तभी होगा, उससे पहले हम दूसरे पे जा सकते हैं। जैसे अगर फोटो अपलोड नहीं हुई उसके बाद भी हम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हमारी भर सकते हैं। फिर आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, वो आपको पता ही, जैसे ही देखोगे आपको पता ही चल जाएगी। तो इसमें आपको अपना मैट्रिकुलेशन भरना है, फिर इंटरमीडिएट भरना है, और फिर हमें ग्रेजुएशन लेवल भरना है। ठीक है, यहाँ पे है जो समथिंग न्यू यूपीएससी हैव इंट्रोड्यूस। ठीक है, क्या नया है? मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट में ज़्यादा इशू नहीं होगा, आप वही भर दोगे। CGPA स्कोर आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, वो आप भर देना यहाँ पे। उसके बाद जब ग्रेजुएशन पे आएंगे तो वो स्ट्रीम आपसे पूछेगा, ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे पूछेगा। ठीक है, कि आर्ट्स में है, साइंस बैकग्राउंड से थे, इस टाइप की, या इंजीनियरिंग आपने किया, या मेडिकल प्रोफेशनल हो। उसके बाद आपसे क्लास पूछेगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 60% अबव योर फर्स्ट डिवीजन। फिर परसेंटेज हो, मार्क्स पूछेगा। अगर परसेंटेज आपके पास नहीं है तो CGPA आपका स्कोर पूछेगा, आउट ऑफ विच, देन ईयर ऑफ पासिंग, एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट योर सब्जेक्ट। फिर नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। अच्छा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या तो आपका मार्कशीट है आपके पास, या फिर आपके पास आपकी डिग्री है। ठीक है, डिग्री और मार्कशीट थोड़ी अलग अलग होती हैं। तो डिग्री पे भी आपका एक ऊपर एक नंबर लिखा होता है, या तो उस नंबर को लिख देना, या फिर एनरोलमेंट नंबर जो होगा उसको लिख देना, या फिर रोल नंबर जो होगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप इसमें फिल कर देना। वो आपकी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे होगा, उसको ढूंढोगे तो राइट या लेफ्ट में बिल्कुल अबो आपको एक नंबर दिखाई देगा, वो नंबर हमें फिल करना है। देन डेट ऑफ इशू आपको सबसे नीचे जो रजिस्ट्रार के जहाँ साइन होते हैं ना, उसके जस्ट ऊपर, ठीक है, डेट ऑफ इशू, जिस डेट को आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इशू है वो यहाँ पे मेंशन होगा, तो आप उसको यहाँ पे भी लिख देना। अच्छा, वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी परस्यू कर रहे हैं फाइनल ईयर, ठीक है, तो वो अगर ये इन्फॉर्मेशन उनको फिर नहीं भरनी होगी, फिर इनको ये इन्फॉर्मेशन मेंस से पहले देनी होगी। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये बात वो पहले ही आपसे पूछ लेंगे कि हैव यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन योर डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन और नोट। अगर आपने नो लिखा है तो ये फाइनल इन्फॉर्मेशन आपसे बाद में पूछेंगे। अगर आपने यस लिखा है, दे आर गोइंग टू आस्क यू दीज इन्फॉर्मेशन राइट हियर। ये दोनों वो हैं डिफरेंट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछेंगे डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। देखो ये भी आपके सर्टिफिकेट में ही लिखा है। सर्टिफिकेट में आपके जो लेफ्ट साइड सबसे नीचे जाओगे तो रजिस्ट्रार लिखा होता है, रजिस्ट्रार, और हिंदी में लिखा होता है कुल सचिव, फिर उनके सिग्नेचर होते हैं। तो इशूइंग अथॉरिटी कुल सचिव होता है, और जो राइट हैंड साइड है हमारे सर्टिफिकेट में वहाँ पे कुलपति के सिग्नेचर होते हैं। तो कुलपति नहीं है इशूइंग अथॉरिटी, आपके कुल सचिव मतलब रजिस्ट्रार है। आपके वाइस चांसलर जो है वो नहीं है इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार लिखेंगे। अच्छा, बस रजिस्ट्रार लिखना है हमें यहाँ पे रजिस्ट्रार का नाम नहीं लिखना है, वो हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रार अथॉरिटी का नाम लिखना है, नॉट द नेम ऑफ द पर्सन। और यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है इशूइंग अथॉरिटी का। अच्छा, एड्रेस क्या होगा, मान लो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिख देना, दैट इज इनफ, ठीक है। उसके अलावा बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है तो जस्ट राइट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दैट्स इट, ठीक है। तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपना जो डेजिग्नेशन है, मोस्टली वो जो है रजिस्ट्रार ही होगा, ठीक है, मोस्टली। फिर भी देख लेना लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे जिसके सिग्नेचर हैं वही जो है आपकी इशूइंग अथॉरिटी है आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में। अच्छा, ये देखना आप अपनी डिग्री पे, कभी कभी मार्कशीट पे नहीं होता है, लेकिन डिग्री पे हमेशा जो है कुलसचिव और कुलपति दोनों के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अपनी हायर एजुकेशन या बेसिक एजुकेशनल डिग्री ली है या नहीं है। जिनकी है वो यस कर देना, जिनकी नहीं है वो ना कर देना, ठीक है। बाद में देखो, अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जैसे मान लो अगर आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है, तो यहाँ पे फिर आप जो ग्रेजुएशन का जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो फिर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन लिखा है तभी यहाँ पे आपका यस आएगा, राइट। फिर हमारा आएगा नेक्स्ट ऑप्शन, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन। डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करनी है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे स्लैश डाल के उन्होंने लिखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर वैसे होगा ही हमारे पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ वो हमें देना है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए। तो मैट्रिक सर्टिफिकेट
जो है हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सेम तरीके से चूज़ फाइल करना, फिर वो आपकी जो है लैपटॉप में जो जहाँ भी आपकी फाइल होगी उस लोकेशन पे जाना, उसको क्लिक करना, वो अपने आप जो है अपलोड हो जाएगा। नहीं होगा तो वैसे पीडीएफ है, पीडीएफ में ही अपलोड करना है, उसको फोटो फॉर्म में आप अपलोड मत करना। फाइल हमें अपलोड करनी है, यहाँ पे फोटो अपलोड नहीं करनी है, तो हमें पीडीएफ आराम से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इतनी कोई बड़ी पीडीएफ होती नहीं है। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। फिर हमें हमारा जो अगर हमें आधार नंबर दिया है तो आधार कार्ड जो है वो हमें अपलोड करना है। फिर अगर आप एज रिलैक्सेशन में कोई क्लेम कर रहे हो तो ही भरना है, मोस्टली यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये स्टार है भी नहीं, तो ये नहीं भी भरोगे तो वैसे भी नहीं भरेंगे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट गोइंग टू फिल दैट। देन हेलिंग सर्टिफिकेट टू शो दैट कैंडिडेट हेल्ड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। तो आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो वो फिर जो है हमें यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अच्छा, जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग नहीं करते उनको फिर ये ऑप्शन आप छोड़ देना, आपको फिर नहीं भरना है। फिर हमें अपने अगर हमने कोई पीजी किया है या हायर एजुकेशन किया है तो फिर उसका डॉक्यूमेंट जो है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा ये तभी होगा अगर हमारे पास हायर एजुकेशन है, अगर हमने ऊपर उसकी फिल की है इंफॉर्मेशन तो। ठीक है, अगर हमने नहीं की तो हमें ऑब्वियसली इसको फिल नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक फाइल अपलोड करनी है जिसमें आपने अगर स्कूल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई भी अचीवमेंट आपने ली है तो आपके जो वेरियस फील्ड में जो अवार्ड्स हो गए, आपके प्राइजेस हो गए, या फिर आपको कोई सर्विस एक्सपीरियंस होगा, जैसे एनसीसी, एनएसएस सर्टिफिकेट होते हैं, या फिर जो भी आप अपने सर्टिफिकेट या अचीवमेंट अपना मेंशन करना चाह रहे हो बाद में। ठीक है, पार्ट 3 में जो है वो आपसे ये सब बातें पूछेगा, आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट। उसी कॉलम में एक और कॉलम होगा जिसमें आपसे अचीवमेंट पूछेगा, या फिर पूछेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी। तो वहाँ पे आप जो भी मेंशन करोगे उनके अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं आपके पास तो उनका एक ही पीडीएफ बनाना, उन सबको एक साथ लगा के एडोब स्कैनर से आप इजीली उसको कर सकते हो। एक ही पीडीएफ बनाना, उस पूरे पीडीएफ को आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर देना। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे को तो 3-4 प्राइजेस के मिले हैं, आई हैव गेन सो मेनी अवार्ड्स, तो वो अलग अलग फाइल कैसे अपलोड करूँ। सारी फाइल्स को एक में आप इंक्लूड कर देगा। देन दे आर गोइंग टू आस्क यू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पेरेंट्स। फर्स्ट दे आर गोइंग टू आस्क यू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फादर। देन यहाँ पे क्लिक करोगे फादर, यहाँ क्लिक करोगे मदर पे आएगा। उसमें बेसिक आपसे नेशनैलिटी पूछेंगे, प्रोफेशन पूछेंगे, एड्रेस प्रूफ पूछेंगे, ठीक है, स्टेट पूछेंगे, ठीक है, ऑल दिस बेसिक इंफॉर्मेशन, और एनुअल इनकम आपसे पूछेंगे। ठीक है, सेम विद द मदर। देखो, अगर योर फादर और मदर डिसीज्ड तो उनका जो एनुअल इनकम है वो 0 हो जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन तो सेम रहेगी, वो बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि अगर आप अभी राइट नाउ किसी सर्विस में हैं, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, एनी काइंड ऑफ सर्विस, सो यू हैव टू गिव दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे बस प्राइवेट है या पब्लिक है उस पर क्लिक करना है, प्राइवेट या पब्लिक वाला ऑप्शन आएगा। तो हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, यस, हैव बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, पहले रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगेन बेसिक इंफॉर्मेशन, यू कैन ईजिली फिल दिस, इसमें कुछ वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, दो इट इज़ न्यू, नया है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। इसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट कम टू द एग्जामिनेशन सेंटर, सॉरी एग्जामिनेशन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू आस्क यू हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम यूपीएससी, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नो ही रहेगा। हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रीवियसली, obviously if you have given your prelims or mains or interview or some other UPSC examination, then they can, you know, any UPSC examination, it is not here UPSC is not going to ask only about the CSC. If you have given NDA, CDS, any other medical examination be conducted by UPSC, so you have to mention yes here. Now have you appeared in any examination held by UPSC, write in boxes। तो यहाँ पे फिर उनको सीरियल वाइज हमें लिखना है एग्जामिनेशन का, सीरियल मीन्स 1 2 3 4, एग्जामिनेशन का नेम, अपीयर्ड, हम वहाँ पे एग्जामिनेशन देने गए भी थे या नहीं गए थे, फिर ईयर लिखना है, फिर हमें अपने रोल नंबर बताने हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा हमें हमारे पुराने रोल नंबर नहीं याद होंगे, तो नहीं याद तो आप इसमें 0007 टाइम्स आपको लिखना है,
ठीक है, बस 0 लिख देना, आपको रोल नंबर पूरा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद है तो लिख देना, उसमें कोई इशू नहीं होता। फिर हैव यू एवर एक्सेप्टेड अलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अर्लियर हेल्ड? वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं किसी और यूपीएससी सर्विसेज में, यूपीएससी सीएससी भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल दोज कैंडिडेट हु हैव already are IPS officer and they are filling this form for the IAS to become IAS, then they are going to fill yes here. Okay, now this is something new which you need to fill, where you are going to have the most of your queries. It is about achievement, prizes and medals and your hobbies. So first of all need to understand this particulars which you are going to give should be at university, state, national level. तो या तो हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे वो अचीव किया हो, या स्टेट लेवल पे, या फिर नेशनल लेवल पे अचीव किया हो। एक्सेप्ट लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ पे हम स्कूल वाला भी लीडरशिप क्वालिटी जो है मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल पे ही करेंगे। अच्छा, स्कूल में भी अगर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपने कोई स्पोर्ट खेला है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बट मोस्टली जो आपने स्कूल लेवल पे भी आपके अचीवमेंट्स है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज़ टोटली फाइन, इट इज़ नॉट दैट अ बिग डील। तो यहाँ पे सबसे हम अपने प्राइजेस लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर मेडल इन पीजी डीजीएमसी, तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हो, ठीक है, एनबी नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स की स्कॉलरशिप होती है जैसे, वो आप यहाँ लिख सकते हो, या फिर आपको कोई मेडल मिला है, या फिर आपको कोई प्राइज़ मिला है। अच्छा, वो प्राइजेस नहीं लिखने हैं कि मैं 4th क्लास में फर्स्ट था तो वो प्राइज़ आप लिख दोगे, वो नहीं लिखना है हमें कि मैं फर्स्ट आया था, या मैं क्लास का मॉनिटर था तो मुझे प्राइज़ मिला था, या मैं डांस कॉम्पिटिशन जीत गई थी तो मुझे प्राइज़ मिला था स्कूल में, वो सब नहीं लिखने हैं। एक ऐसे प्राइजेस होने चाहिए जिनकी एक वैल्यू है, ठीक है, जो नेशनल, स्टेट या ऑब्वियसली सभी प्राइजेस की वैल्यू होते हैं, बट ट्राई टू राइट दोज प्राइजेस विच यू हैव हैड एट सर्टेन लेवल, जिसमें एटलीस्ट देयर वाज सम कंपटीशन। उसके बाद हमें यहाँ पे तो प्राइजेस लिख दिया, फिर हमें आना है स्पोर्ट्स पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो, कोई वॉलीबॉल, जूडो, कबड्डी, क्रिकेट, इफ़ यू हैव एवर प्लेड। अच्छा, यहाँ पे अपना इंटरेस्ट नहीं लिखना है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्रिकेट नहीं लिख देना है। यहाँ पे तभी लिखेंगे स्पोर्ट और एनसीसी सेक्शन में जब व्हेन यू एक्चुअली प्लेड इट एट सम लेवल, आपने किसी टीम के पार्ट हो आप, ठीक है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी चलेगा, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे, देन ओनली यू फिल इट हेयर। सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे कि मैं तो कैरम बोर्ड खेलता हूँ और वो हमने स्पोर्ट में लिख दिया, वो नहीं लिखना है, ठीक है। यू नीड टू अचीव सम, आप कुछ, आपके पास एक सर्टेन अथॉरिटी की फॉर्म में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके अलावा एनसीसी और एनएसएस को भी मेंशन आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीसी। एनसीसी में अगर आपके पास जिस लेवल तक आप एनसीसी में पहुंचे तो उसको आप मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पोजीशन और डिस्टिंक्शन ऑफ लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेज। अच्छा, लीडरशिप में कैसे आता है, अगर आप हेड गर्ल रहे हो या हेड बॉय रहे हो तो वो स्कूल में एक लीडरशिप है, ठीक है, या अपना कोई हाउसेस होते हैं, हाउसेस के अगर आप, ठीक है, लीडर रहे हो या उनके हेड रहे हो, यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। अगर आपने कोई ऑर्गेनाइज किया है, मान लो आपने कोई बाल मेला ऑर्गेनाइज कराया था, उसके आप हेड रहे हो, तो वो भी एक तरह की लीडरशिप क्वालिटी हो गई है, ठीक है। तो वो सारा मेंशन आप कर सकते हो, स्कूल वाला भी मेंशन कर सकते हो और कॉलेज वाला भी मेंशन कर सकते हो। उसके साथ मान लो आप फुटबॉल टीम के पार्ट थे अपने स्कूल में, लेकिन उसमें आप कैप्टन भी थे फुटबॉल टीम के, तो वो भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी होगी स्पोर्ट्स में, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। या फिर डांस सोसाइटी, उसके अगर आप प्रेसिडेंट है, या फिजिकल एसोसिएशन है, उसके आप लीडर रहे हो, केमिस्ट्री एसोसिएशन, मैथमेटिक्स एसोसिएशन, तो ऑल दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वी हैव पार्टिसिपेटेड एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, इफ़ यू एट सम लेवल ऑफ लीडरशिप रोल में अगर आप रहे हो, ज़रूरी नहीं है प्रेसिडेंट ही हो किसी पर्टिकुलर हाउस का, उसके सेक्रेटरी हो, ठीक है, तो भी आप उसको मेंशन यहाँ पे कर देना, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने के लिए है। ये जो था वो था कि अगर आपने किसी लेवल पे स्पोर्ट खेला है या नहीं, ठीक है, खिलाड़ी रहे हो या नहीं। ये जो है हमने कोई मेडल, स्कॉलरशिप या प्राइजेस जो लिए हों यूनिवर्सिटी, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, ठीक है, तो वो सब हम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट जिसमें है अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें बेसिकली हमें अपनी हॉबीज़ ही लिखनी है। हॉबीज़ होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, जिनको हम परस्यू करते हैं। इंटरेस्ट मोस्टली ऐसा नहीं है कि मुझे स्विमिंग करना अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन आपने कभी स्विमिंग की नहीं और आप जानते भी नहीं हो स्विमिंग करना, तो वो आप यहाँ पे मत लिखना।
ये सोच के कि नहीं इंटरेस्ट पूछा है तो मैं लिख देता हूँ या लिख देती हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वही लिखेंगे जिनको हम परस्यू करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हॉबीज़ होती ही नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं कि हमारी हॉबीज़ ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपकी हॉबी नहीं है। आप अपनी लाइफ को थोड़ा एनालाइज करो, आपको पता लगेगा डेली टू डेली लाइफ में भी यू आर डूइंग सम थिंग्स विच कैन बी कैन बी कॉल्ड एज योर हॉबी। फॉर एग्जाम्पल, आजकल मुझे लगता है बहुत बेसिक हॉबी जो बन गई है वो प्लेइंग क्रिकेट इस समवंस हॉबी। यहाँ पे हम प्लेइंग क्रिकेट, अगर आप जो स्ट्रीट में भी आप क्रिकेट खेलते हो उसको फिर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे फिर हम अपनी हॉबी में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने नेशनल या स्कूल लेवल पे या किसी टीम के पार्ट कभी नहीं भी रहे हैं, अगर हम नॉर्मली अपने कजन्स के साथ भी खेल रहे हैं बट वी लाइक प्लेइंग क्रिकेट, देन यू कैन मेंशन प्लेइंग क्रिकेट हेयर। and listening to music also. Listening music is everyone's hobby if you don't have any hobby, but if you are a good dancer, for example if you are a Bharatnatyam dancer, then you already have something to put here, okay। अगर आप अच्छा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है फिर से रिपीट करोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना है। मान लो आप बहुत अच्छे स्पोर्ट पर्सन हो और आपने बोला कि मैं तो स्पोर्ट वाली पार्ट तो हमने लीडरशिप में भी लिख दिया और मैंने स्पोर्ट में भी लिख दिया, तो मैं इंटरेस्ट में कैसे लिखूँ? तो इंटरेस्ट में भी आप फिर से रिपीट कर देना। जैसे अगर आप आपके स्कूल की क्रिकेट टीम के पार्ट रहे हो या डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पे आपने क्रिकेट खेला है, तो आप यहाँ पे लिख देना कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी और माई इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो नेचुरल है ना, वो तो ट्रू है, तो ट्रूथ वी हैव टू सीक है। अच्छा, अपने मन से हॉबी बना के नहीं लिखनी है। जैसे ट्रैवलिंग भी एक बहुत अच्छी हॉबी है। अगर ज़रूरी नहीं है आप हर महीने या हर साल ही घूमने जा रहे हो, अगर हर 2-3 साल में भी घूमने जा रहे हो तो भी, एंड यू एक्चुअली लाइक ट्रैवलिंग एंड यू इफ़ UPSC interviewer is going to ask you question about your travel experience and you are true about it and you can give the answer, then you can write traveling also as your hobby, okay। Watching web series also one of very common hobby these days, but अगर watching web series अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो try to mention the kind of web series, कि आप डॉक्यूमेंट्री देखते हो या पोस्ट एपोकलिप्टिक जो वेब सीरीज़ हैं उनमें मेरा इंटरेस्ट है, तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो, कि उसमें ऐसे कुछ बुराई नहीं है कि हम वेब सीरीज देखते हैं, दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए हॉबी, दैट कैन बी कंसिडर एज ए हॉबी। बस ये है कि आपकी पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देखो, अगर आप जिस तरह की वेब सीरीज देखोगे वही आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनेगा। दिस इज़ व्हाट द UPSC वांट टू सीक हियर, कि आप एक्चुअली अपने एक्स्ट्रा टाइम में करते क्या हो। आप किसी NGO का पार्ट हो, आपको स्कूल गरीब बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आप ऐसा सब करते हो तो वो सब आप इसमें मेंशन कर देना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। मेक श्योर कि जो भी यहाँ लिखोगे वो आपकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई कर रहा हो, ठीक है। मन से नहीं बनाना कि हम आज ही NGO ज्वाइन कर लेते हैं और फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बट यू आर डूइंग दैट ओनली जस्ट टू वट एवर यू हैव रिटन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, देन दे आर गोइंग टू नो दैट, ठीक है, यू हैव डन इट जस्ट टू राइट इट हेयर, ठीक। तो ऐसा मत करना, कोशिश करना यहाँ पे हम जो है जो सच ही बोलें, ठीक है। वी नीड टू बी ट्रू हेयर। Then UPSC is going to ask you your property information, कि how much property you have. For example, if you have agricultural land more than 5 acres or you have residential plot of 1000 square feet and above or 100 square feet and above in notified municipality, or you can say that in urban area, और 200 square feet अगर आप किसी और areas other than, अगर village में अगर 200 square feet का अगर आपके पास कोई residential प्लॉट है। अच्छा, फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट का है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो हमें यहाँ पे येस और नो लिखना है। अच्छा, ऐसा नहीं है ये चारों की चारों हमारे पास होनी चाहिए, इनमें से कोई एक भी है तो भी हमें येस लिखना है। हमें वहाँ नो तभी लिखेंगे जब इन चारों में से हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास फ्लैट है, ना हमारे पास प्लॉट है, ना ही हमारे पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है। तो एनी ऑफ दीज 4, not all the 4, any of these 4 you possess or you have, or not only you have, your family have। ऐसा नहीं है कि आपके फादर और आपके दादा की प्रॉपर्टी भी आपकी है, तो वो भी जितना भी शेयर बनता है वो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पे येस और नो आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। याद रखिएगा कि अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और उसके हिसाब से आपका इतना नहीं है, लेकिन यहाँ आप मेंशन कर देते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं आना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज इंफॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, ठीक है, लाइक मीन्स। उसके बाद जो है आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का ही एक्सटेंशन था जो हमने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया था। नाउ UPSC दिस काइंड ऑफ पेज, जैसे ही आप उसको फाइनल सबमिट कर दो कि दिस इज हाउ योर पेज इज गोइंग टू लुक लाइक।
यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाना, यहाँ पे ऊपर या जो ऑप्शन होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे, तो आपको इस तरह से आपको टेबल मिलेगी। उस टेबल में ये होगा कि पार्ट 1 आपने भर तो दिया है, ठीक है, लुक पार्ट 1 ये आपका क्या हो गया, ब्लू हो गया है। अभी पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में अभी रेड ही है, ठीक है, मीन्स वो अभी हमारे एक्टिवेट ही नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी एक्टिवेट ही नहीं है। अच्छा, ये है कि ये फर्स्ट ब्लू इसलिए है क्योंकि हमने अभी फाइनल सबमिट नहीं किया। अच्छा, इसमें आप एक बार अपडेट कर सकते हो, मान लो हमने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसमें हमें कुछ चेंज करना है तो यू कैन अपडेट दैट, नहीं तो हम उसको जो फाइनल फिल करना है तो हम क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 कर देंगे, ठीक है। अगर अपडेट करना है तो अपडेट कैसे करना होगा, हमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाके जो पार्ट 1 आएगा उसमें वो अभी भी फाइनल सबमिशन नहीं, ग्रीन नहीं है, सिर्फ ब्लू ही है। जब तक ग्रीन नहीं होता, जब तक ब्लू रहेगा तब तक हम उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको फाइनल सबमिट कर दिया, फिर उसके बाद ही हम पार्ट 2 जो है इसका फिल कर पाएंगे। जैसे अगर हम अपडेट करेंगे तो अपडेट पे जैसे ही क्लिक अगर आपने किया, मतलब आपने बोला कि नहीं मुझे तो अभी और अपडेट करना है मेरा OTR, ठीक है, आपने फाइनल सबमिट नहीं किया लेकिन मेरे को और भी उसको अपडेट करना है। जैसे आज आपने बस आधी इंफॉर्मेशन फिल करके उसको फिर साइड में रख दिया, ठीक है, आप लॉग आउट हो गए सम रीज़न, फिर आप फिर से सोचोगे कि नहीं मैं अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर देता हूँ, तो आप जब उसको खोलोगे तो पुरानी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहीं पे होगी। फिर यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा लॉगिन करने के बाद फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे, फिर आप उसको अपडेट पे जाओगे और फिर वो आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हो। फिर इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे, जो भी जिस भी लेवल पे जाके आपको अपडेट करना है, यू कैन गो डायरेक्टली देयर एंड यू कैन चेंज। फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन में वो आपसे एग्रीमेंट मांगेगा। द मोमेंट यू क्लिक आई एग्री, योर पार्ट 1 विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद फिर UPSC आपसे, जैसे पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो देखो ये ग्रीन आ जाएगा, तो व्यू पार्ट 1, ये ग्रीन आ गया। जैसे ही ये ग्रीन आएगा उसके बाद ये वाला पार्ट जो है एक्टिवेट हो जाएगा आपका पार्ट 2, और यहाँ पे ये आपका जो है ब्लू कलर में आ जाएगा। अब भी हम उसको अपडेट कर सकते हैं हमारे पार्ट 1 को, ठीक है, हालांकि हमने उसको फाइनल सबमिट कर दिया है, फिर भी हम उसको अभी अपडेट कर सकते हैं। बट पार्ट 2 भी हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब हम पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे और उसको फिल करेंगे। पार्ट 2 कुछ नहीं है, पार्ट 2 में बेसिक एप्लीकेशन वाली फॉर्म है। जैसे ही पार्ट 2 हमने फिल कर दिया तब हम डिटेल्ड एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। अच्छा, डिटेल्ड एप्लीकेशन में इस तरह से होगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे एक बात वो आपसे पूछेंगे, लैंग्वेज मीडियम फॉर योर इंटरव्यू टेस्ट, कि आपको इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में देना है। अच्छा, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होंगे, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और आप अपना एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जामिनेशन है मेंस का वो इंग्लिश में ही देना चाह रहे हैं तो आप दीजिए। बट इंटरव्यू के लिए यू कैन स्टिल चूज अनदर लैंग्वेज। वट लैंग्वेज यू कैन चूज? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, प्लीज लिसन टू। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एक्चुअली कैन, those who are opting to write mains examination in English, they can choose either English, right, or Hindi or any other Indian language which you have opted for your compulsory paper। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो सेकंड पार्ट है जो लिखोगे उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। वो इंफॉर्मेशन जो है उसमें आपने कंपलसरी पेपर के लिए अगर आपको ने हिंदी लिखा है, फॉर एग्जांपल यू हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आपने एग्जाम इंग्लिश में देना है लेकिन एक इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है, एक इंग्लिश का पेपर देना होता है आपको, कंपलसरी पेपर जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ओनली क्वालिफाइंग होता है सबसे पहले मेंस में। तो अगर आपने वहाँ पे हिंदी ऑप्ट किया है, ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश में ही दे सकते हो, ठीक है, और किसी लैंग्वेज में नहीं। आप गुजराती में इंटरव्यू नहीं दे सकते। बट फॉर एग्जाम्पल यू हेल फ्रॉम गुजरात बट यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तब आपने रिटन एग्जामिनेशन इंग्लिश में लिखा, लेकिन आपने जब ये चूज़ किया था कि मैं अपना जो कंपलसरी पेपर है वो गुजराती में है, मेरा पेपर आपने मेंस का इंग्लिश में लिखा है लेकिन कंपलसरी पेपर में जो आपका इंडियन लैंग्वेज थी वो आपने गुजराती चूज़ की थी, तब आप इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है, हिंदी में भी दे सकते हो और गुजराती में भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिर आप उड़िया में नहीं दे सकते। तो 3 ही लैंग्वेज के ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है, चाहे आपने किसी भी मीडियम से आपने दिया है, इंग्लिश से दिया है या फिर सॉरी जब आपने इंग्लिश से दिया, 3 लैंग्वेज से दे सकते हो। जो लैंग्वेज, एक तो इंग्लिश हो गई, दूसरी हिंदी होगी, तीसरी जो आपने चूज़ की थी अपनी कंपलसरी पेपर के लिए, ठीक है। तो यू हैव ओनली 3 ऑप्शन। अच्छा, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है?
अच्छा, हिंदी मीडियम नहीं, मैं उन्हीं सभी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट की बात कर लेती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उड़िया में अपना एग्जामिनेशन देते हैं, कुछ गुजराती में अपना एग्जाम देते हैं, कुछ पंजाबी में अपना रिटन एग्जामिनेशन मेंस लिखेंगे। अच्छा, आपने जिस लैंग्वेज में अपना मेंस लिखा है उस लैंग्वेज में तो दे ही सकते हो, साथ में आप इंग्लिश में भी अपना इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है, और उसके साथ आप हिंदी में भी अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो आपके पास भी 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप अपना रिटन एग्जाम दे रहे हो, और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। सो यू कैन चेंज इट, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है, बेसिकली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होगा वो हिंदी में ही देगा, गुजराती मीडियम गुजराती में ही देगा। लेकिन गुजराती में अगर आपने मेंस लिखा है, अपना इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हो। तो पॉइंट इज दैट, ठीक है। तो यू कैन चूज दैट कि अगर आपने पंजाबी में अपना मेंस लिखा है, इंटरव्यू आप जरूरी नहीं है पंजाबी में देना, वो आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, पंजाबी में दे सकते हो। तो हिंदी एंड इंग्लिश इज काइंड ऑफ कॉमन फॉर एवरीवन। तीसरी लैंग्वेज आप वही चूज कर सकते हो जिसमें या तो आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया है अपना, या फिर आपने उसको एज अ कंपल्सरी पेपर के फॉर्म में आप उसने चूज किया है आपको। अदरवाइज हिंदी एंड इंग्लिश आर कॉमन, वो आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। देन दे आर गोइंग टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द your status, deceased, your father or mother is alive or deceased, ठीक है। So here you have to mention that as well. Then they are going to ask you about do you possess the educational qualification, ठीक है। आप पोजेस करते हो, आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो उसकी कॉपी आपको फिर से यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट है उसको आपने यस करना पड़ेगा कि यस आई हैव द सर्टिफिकेट, और यू डोंट हैव द सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो लिख देना, कोई बात नहीं। For example, there are so many students who are pursuing their final examination और final semester, 6th semester में जो स्टूडेंट है, अब उनके एग्जाम लेट्स से जून में होंगे, उससे पहले प्रीलिम्स हो जाएगा। तो आप आराम से प्रीलिम्स दीजिए, जून में जैसे ही आपका हो जाएगा और अगर आपने उसको पास कर लिया तो मेंस एग्जामिनेशन से पहले आपको अपना जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप मेंस एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो प्रीलिम्स आप दे सकते हो, बट बाद में मेंस का जब आप डैब भरोगे उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो आपसे ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे दैट यू हैव कंप्लीटेड योर। अच्छा, डिग्री की जरूरत नहीं है, मार्कशीट भी आ जाएगी तो भी चलेगा। नाउ पार्ट 3 में आपसे एक और इंफॉर्मेशन दे आर गोइंग टू सीक, ठीक है। फर्स्ट दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर योर सर्विसेज, कि आप कौन से सर्विसेज को प्रेफर करना चाहोगे। यूजली यूपीएससी ये आपसे जो है बहुत बाद में मेंस या इंटरव्यू के टाइम पे पूछते थे, लेकिन इस बार यूपीएससी ने नया चेंज करके इसको यहीं पे पूछ लिया है प्रीलिम्स में भी। तो यहाँ पे टोटल 23 सर्विसेज है। देखो लास्ट ईयर देयर वर ए मेंशन ऑफ ओनली 21 सर्विसेज, तो 2 सर्विसेज कोई बहुत नई नहीं आई है। बस जो इंडियन रेलवेज की 2 ही सर्विस जो है मेंशन होती थी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस और दूसरी होती थी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस और मैनेजमेंट पहले कंबाइंड रहती थी, ठीक है, लेकिन अभी मैनेजमेंट सर्विसेज को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। रेलवे मैनेजमेंट को ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट्स, ठीक है। तो 3 काइंड ऑफ सर्विसेज। पहले क्या होता था, रेलवे मैनेजमेंट में रैंडमली फिर आपके रैंक के हिसाब से आपको तीनों में से कुछ भी मिल जाता था। अब यू कैन एक्चुअली प्रेफर, यू वांट टू गो इनटू द रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के ट्रैफिक पार्ट में और पर्सनल पार्ट में और अकाउंट्स पार्ट में। सो दैट्स व्हाई राइट दिस ईयर वी हैव दिस 23 सर्विसेज, यूजुअली वी हैड 21 सर्विसेज। अगेन what should be your order of preference? Look, most of these services are group based services. Other than that, the last 5 options, ठीक है, last 5 options where we have group B services also, especially when it comes to Dynix और पौंडीचेरी का जो जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आपकी सर्विसेज हो गई, ठीक है, और आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर की सर्विस हो गई। तो ये हमारी ग्रुप बी की सर्विसेज हैं। अदर देन दैट हमारी ग्रुप ए की सर्विस है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम कोई सर्विस ऑप्ट नहीं करना चाह रहे तो हम उसको नॉट ऑप्टेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ओके, इसका कोई बहुत बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं ऑप्ट करना चाह रहे हो ग्रुप बी की कोई भी सर्विस, आपको सिर्फ ग्रुप ए की सर्विस चाहिए, तो नीचे की सारी सर्विस में नॉट ऑप्टेड लिख सकते हो, बट कोशिश करना नहीं लिखना, प्रेफरेंस दे ही देना सभी सर्विसेज को। यहाँ पे सबसे ऊपर है आईएएस, फिर है आईएफएस फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन सर्विस, फिर आईपीएस, फिर अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस। तो देयर आर द मेंशन ऑफ सर्विस। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हमें यहाँ लिखना है। जैसे अगर हम, अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का फायदा क्या हुआ,
आपका जो भी रैंक आएगा उसके हिसाब से आपको सर्विस अलोकेट होगी। अगर आप आईपीएस नहीं बनना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आईपीएस को सेकंड या थर्ड नंबर पे नहीं लिखेंगे, तो फिर आप उसको सबसे लास्ट में लिख सकते हैं, नोट ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका रैंक, लेट्स से आपका रैंक आता है 90, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 90, उसमें अगर आप जनरल कैंडिडेट के कैटेगरी में हो तो आपको आईएएस नहीं मिलेगा, तब आपको आईपीएस मिलेगा। लेकिन आपने आईपीएस ऑप्ट नहीं किया, तब फिर आपका जो सेकंड प्रेफरेंस एक्चुअल थी, फॉर एग्जांपल यू हैव ऑप्टेड कस्टम्स, आईआरएस में कस्टम्स आपने एज अ सेकंड प्रेफरेंस दिया है, तो आपको आईपीएस ना देके उस रैंक पे आपको डायरेक्टली क्या है, आईआरएस मिल जाएगा। सो यू कैन जंप द ऑर्डर, राइट। तो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं रखना, जरूरी नहीं है जिस ऑर्डर में ये दिया हुआ है वही ऑर्डर हमें यहाँ लिखना है। हेयर वी आर गोइंग टू मेंशन 1 2 3 4 5 6 जितनी भी 23 प्रेफरेंस होगी वो लिखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे या क्या करना है आपको, आईएएस को हम नंबर 1 पे ही लिखते हैं, बट इफ सम ऑफ यू वांट टू बिकम आईपीएस ओनली, जिसको आईपीएस ही बनना है, मान लो आपका फर्स्ट रैंक आता है बट यू वांट टू बिकम आईपीएस, यू डोंट वांट टू बिकम आईएएस, तो आप सबसे ऊपर प्रेफरेंस पे आईपीएस लिखोगे, ठीक है। अगर किसी को आईएएस आईपीएस बनना ही नहीं है, आईआरएस ही बनना है सिर्फ, मान लो योर फादर इज आईआरएस एंड यू ऑल्सो वांट टू बिकम आईआरएस, then you don't opt IAS and IPS at first preference, then you opt IRS as your first preference, but usually जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से IAS को हम नंबर 1 ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे रख देते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड सर्विस। और IPS या IFS फॉरेन सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज को हम अपनी सेकंड प्रेफरेंस पे रखते हैं। अब इसमें 2 तरह का इशू आता है। आईपीएस फॉरेन सर्विस बहुत सारे स्टूडेंट टॉप नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि मे बी दे आर सिंगल चाइल्ड और दे आर द सिंगल मेल चाइल्ड, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, दे वांट टू स्टे इन आवर कंट्री, और देयर कैन बी सम अदर रीजंस आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ विच दे डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर फॉरेन सर्विस। तब आप फॉरेन सर्विस को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फिर आप आईपीएस के बाद रखना, फिर नंबर 2 पे आप आईएफएस नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, जिनका जनरल कैटेगरी है, अगर वो नंबर 2 पे रखेंगे या नंबर 1 पे रखेंगे आईएफएस को, ओनली देन यू विल गेट आईएफएस। इफ यू आर गोइंग टू पुट आईएफएस एट नंबर 3 देन यू वोंट गेट आईएफएस, तब आपको कोई और ही सर्विस मिलेगी, क्योंकि आईएफएस जो है टॉप 100 रैंक पे ही जो है 100 120 मैक्सिमम, उसके बाद आपको मिलती नहीं है। अगर आपने सेकंड नंबर पे आईपीएस लिखा है, फर्स्ट पे आईएएस, थर्ड पे फिर आपने आईएफएस लिखा है, तो भी आपको हाईली unlikely that you are going to get your IFS. IFS you only get if you are going to choose it as your first or second preference. Okay, जिसको IFS बनना है, IAS के बाद जिसकी चॉइस IFS है, प्लीज पुट IFS एज योर सेकेंड प्रेफरेंस। जिनको IFS नहीं चाहिए, IPS ज़्यादा प्रायोरिटी में चाहिए, दे पुट IPS एज योर सेकेंड प्रेफरेंस, तब आप IFS को थर्ड पे रख देना। अच्छा, जो कैटेगरी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल OBC, SC एंड ST, अगर आप IFS को थर्ड पोजीशन पे भी रखोगे तो भी देयर आर चांसेस यू विल गेट IFS। और अगर आपको नहीं लेना है IFS तो आपको फिर उसको थोड़ा और पीछे जो है सीक्वेंस में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी थर्ड नंबर पे भी लिखेगी तो भी उनको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी कैटेगरी में आपको जो है बाद में भी, ठीक है, लेटर, मतलब आपके जो रैंक है, आपकी जो रैंक आएगी उसके हिसाब से, अगर आपका 300 भी आता है तो भी देयर आर चांसेस यू कैन गेट IFS। सो प्लीज बी केयरफुल while filling it. I am very hopeful that UPSC is going to give you chance to change the preference services at the interview or mains examination level, but there is possibility that UPSC if not going to give you that option, so you be very careful about filling these services. Okay, कोशिश करना नॉट ऑप्ट मत लिखना, ठीक है। अगर हमने लिख दिया IPS नॉट ऑप्टेड, फॉर एग्जाम्पल यू आर ए गर्ल एंड यू डोंट वांट टू बिकम IPS, आपको लगता है नहीं मैं तो IFS ही बनूंगी, मैं तो ट्रेनिंग नहीं कर सकती हूँ, रिग्रेस ट्रेनिंग, ऐसा मत सोचना। IPS इज रियली गुड फॉर गर्ल्स एज वेल, यू कैन ईजिली ऑप्ट IPS एज योर सेकेंड प्रेफरेंस, डोंट वरी अबाउट दैट। IFS में लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, देयर विल बी इशू विद द मैरिजेस एंड ऑल, बट इफ यू कैन हैंडल इट इन योर future then you can opt for IFS also, ठीक है। so please be informed about it, information लो, फैमिली से डिस्कस करो, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे डिस्कस करो, then you fill your IFS and IAS। IAS में तो कोई इशू होगा नहीं, कोशिश करना IAS को सबसे ऊपर ही रखना। अदर देन दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट बिकमिंग IPS और इंडियन फॉरेन सर्वेंट, then you can mention IFS और IPS your first preference और IRS, जो भी आपको लिखनी है, बट नॉर्मली स्टूडेंट को IAS जो है नंबर 1 पे रखना है।
फिर IFS और IPS को आप सेकंड प्रेफरेंस अपनी दे सकते हो, ठीक है, बोथ सर्विसेज आर गुड। उसके बाद जनरली स्टूडेंट जो इंडियन रिवेन्यू सर्विस जो कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्सेस ग्रुप पे है उसको फिर इन तीनों के बाद यहाँ पे प्रेफरेंस जाती है जो हमारा नंबर 16 है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स चूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है, इनकम टैक्स। देन स्टूडेंट चूज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आफ्टर इनकम टैक्स। फिर उसके बाद जो भी प्रेफरेंस है वो आप जो है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसा मैंने बोला है वैसा ही आपको भरना है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन डायरेक्शन, डिस्कस इट विद योर मेंटर्स, विद योर टीचर्स, योर फैकल्टीज एंड योर फैमिली एज वेल बिफोर फिलिंग द प्रेफरेंस ऑफ सर्विस। ओके, ट्राई नॉट टू फिल नॉट ऑप्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नॉट ऑप्टेड लिख दें। अच्छा, जो ऑलरेडी IPS ऑफिसर हैं वो तो फिर IAS ही भरेंगे, बाकी में वो तो नॉट ऑप्टी भरेंगे क्योंकि फिर वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको तो फिर उनको तो सर्विस जो है हायर चाहिए। अच्छा, अगर किसी को ग्रुप B सर्विस नहीं भरनी है तो वो नॉट ऑप्ट लिख सकता है, बट कोशिश करना उसको भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में लिख देना। मेरी सजेशन ये है कि आप सबको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे ही देना सारी सर्विसेज को, बट अगर नहीं भी दोगे, ऑप्ट नहीं भी करोगे तो भी इट्स नॉट दैट ए बिग डील, यू कैन डू दैट एज वेल। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाएगा और इंटरव्यू में आपसे कोई बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू बी कंफर्टेबल, द काइंड ऑफ प्रेफरेंस यू वांट टू गिव इट टू योरसेल्फ, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करेगा। बट वही सजेशन ये है कि IAS जो है सबसे पहले आप भर सकते हो, ठीक है, जनरल एडवाइस। देन UPSC, actually this is something that is new, ठीक है। Those students who have already given mains or interview level, they are going to know about this section, but those students who are very new in this examination or you who haven't cleared prelims yet, then this is something that is going to be, you have to think about it. Then next is this socio-economic questionnaire, okay, so here UPSC wants to know about your social status। जैसे UPSC आपसे पूछेगा प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ होगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ में डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। फिर आपने अपनी मोस्ट स्कूल एजुकेशन कहाँ से की, मेट्रो सिटी से की, Tier 1 सिटी से, Tier 2 से, Tier 3 से, Tier 4 से, ठीक है। फिर आपसे प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछेंगे, 12th के बाद आप कहाँ रहे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली आ जाएंगे, तो उनके लिए फिर ये क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद में मोस्टली दिल्ली में रहा, फिर मैंने प्रिपरेशन की, तो यहाँ पे आपका दिल्ली आ जाएगा। फिर प्लेस ऑफ स्टे ऑफ योर फादर और योर गार्डियन इन लास्ट 15 ईयर्स, तो पिछले 15 साल में आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके गार्डियन और स्पेशली फादर है, वो कहाँ रह रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर UPSC आपसे पूछता है कि बेस्ड ऑन ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच यू हैव फिल्ड अबव, उसके हिसाब से आप ये बताओ कि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा येस आई एम रूरल बैकग्राउंड से हूँ या अर्बन बैकग्राउंड से। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो कि यू आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड और अर्बन बैकग्राउंड, तो यहाँ पे डेफिनेशन है अर्बन की, इस पे क्लिक करोगे ब्लू पार्ट पे, तो इसमें जो 2011 जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो अर्बन एरिया की डेफिनेशन है, जैसे अगर आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटी में रह रहे हो, नोटिफाइड एरिया में रह रहे हो, तो वो ऑब्वियसली यू बिलोंग टू अर्बन एरिया। इसके अलावा और क्राइटेरिया ये है कि अगर पॉपुलेशन जहाँ रहते हो 5000 लोगों से ज़्यादा पॉपुलेशन है, या उसमें जो 70% पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई हैं, ठीक है, तो वो जो सारे एरिया है वो अर्बन एरिया में काउंट हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है 70% ऑफ पॉपुलेशन, दैन दैट एरिया भी इज कंसिडर एज अ रूरल एरिया। यू वुड बी नोइंग दैट यू हेल फ्रॉम रूरल एरिया और अर्बन एरिया, बट अगेन इट विल बी बेस्ड ऑन, अच्छा नहीं है कि आप गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन फॉर एग्जांपल यू वर बोर्न इन विलेज इन हरियाणा, देन यू केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम लास्ट 7 ईयर और 6 ईयर यू आर स्टेइंग इन दिल्ली ओनली, उससे आप अर्बन एरिया से नहीं माने जाओगे, तब आप अपना जो है बैकग्राउंड रूरल एरिया ही लिखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप अर्बन एरिया लिख दोगे, ऐसा कोई, देखो UPSC बस जो है आपका सोशल स्टेटस जानना चाह रही है, यू बिलोंग टू अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, कोई बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी ट्रू है, जो भी ट्रूथ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर UPSC आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पर्टिकुलर्स मांग रही है, जैसे मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था या हिंदी था, सेकंड स्कूल लेवल पे क्या था, कभी कभी स्कूल पे हमारा हिंदी मीडियम होता है, कॉलेज में क्या था, कॉलेज में मोस्टली इंग्लिश होता है, अगर हिंदी है तो, या फिर कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है, एनी अदर इंडियन लैंग्वेज।
देन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो स्कूल में आप स्कूल लेवल पे अटेंड किया, जैसे पब्लिक था, गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, तो यहाँ पे वो आप मेंशन करना है। सेम विद द कॉलेज, कॉलेज आपका पब्लिक था या आपका प्राइवेट था, ठीक है। फिर उसके बाद एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है, तो उसमें आपको लिखना है ग्रेजुएशन डिग्री में सिलेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब आपने कौन सी, आर्ट्स था आपके पास, साइंस था, कॉमर्स था, वो हम सारा लिखना है। एमफिल, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जो भी हमारी डिग्री होगी उसके लेवल पे, उसके बेसिस पे यूपीएससी विल बी नोइंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वो आपसे पूछेगी। Then UPSC is going to ask you about the competitive examination which you finally qualified by you, ठीक है। जैसे अगर आपने पहले ही फाइनल क्वालिफाई कर, नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड बाय यू, देन ओनली यू मेंशन। अगर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपने क्वालिफाई किया तो इस सेक्शन को आप छोड़ देना। फिर नेक्स्ट सेशन होगा गिव 2 रीजन इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी योर प्रेफरिंग सिविल सर्विसेज, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे, जो भी आपको दिखाई देगा, जो भी सुटेबल होगा वो आप उसमें फिल कर देना दोनों में। फिर आपके जो पेरेंट और गार्डियन का बैकग्राउंड पूछेंगे, उसमें पूछेंगे कि फादर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मदर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। देन दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट हाउ डिड यू नो अबाउट द सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना है। तो इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है कि हमें न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगा, या फिर हमें सोशल मीडिया से पता लगा। सो फ्रॉम विच सोर्सेज यू न्यू अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन जर्नल, या फिर आपकी फैमिली में कोई है, या इन जनरल आपको पता ही था, ठीक है, फैमिली हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू दैट दिस सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इज देयर, तो यू आर गोइंग टू मेंशन देयर। नाउ अगर आपको न्यूज़पेपर से पता चला है, ठीक है, यूपीएससी के बारे में, ठीक है, एग्जामिनेशन के बारे में, नॉट द नोटिफिकेशन जो अभी आई है, ठीक है, एग्जामिनेशन के बारे में इन जनरल, तो न्यूज़पेपर का नाम हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मोस्टली आपका फैमिली ही रहेगा कि फैमिली या रिलेटिव्स या पेरेंट्स ने हमें बताया। उसके बाद यूपीएससी ने एक और नया हमें पॉइंट पूछा है, कोचिंग अटेंडेड। इसमें यूपीएससी आपसे पूछ रहा है कि सिविल सर्विसेज प्री के लिए या मेंस के लिए या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, जिस भी लेवल पे हो आप। अब यहाँ पे ये बताना है कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन अटेंड किया या नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नेम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूशन से लिया, वहाँ ऑप्शन ये आएगा कि जो कोचिंग लिया है आपने पब्लिक से या तो नहीं लिया है कोचिंग, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल रहेगा, या फिर पब्लिक से लिया है या प्राइवेट सेक्टर से लिया है। प्राइवेट सेक्टर, अगर आप किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग ले रहे हैं तो तब आप प्राइवेट लिखोगे, लेकिन ऑब्वियसली in so many universities of in government university there are facility to provide UPSC coaching, ठीक है। जैसे जामिया मिलिया में यूपीएससी की कोचिंग रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी मिलती है, तो वो क्या हो गया, वो पब्लिक हो गया, वो यूजीसी फंडेड कोचिंग है, तो वो पब्लिक फंड हो गई है। तो यहाँ पे फिर हम प्रीलिम्स की अगर हम जामिया के आरसीए का पार्ट है तो यहाँ पे फिर हम पब्लिक लिखेंगे, लेकिन अगर हमने किसी और इंस्टीट्यूशन किया, फॉर एग्जाम्पल तथास्तु से आपने कोचिंग ली है, तो हम यहाँ पे प्राइवेट लिखेंगे। सेम मेंस के लिए लिखा है या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए लिया आपने, अगर कहीं जाके अगर आपने मॉक भी दिया है पर्सनैलिटी टेस्ट का, तो भी हम ये लिख देंगे। अच्छा, ये पुराना वाला नहीं लिखना, ठीक है, ये है यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड यू आर प्लानिंग टू अटेंड एज वेल। ऐसा नहीं है कि अभी तक तो मैंने नहीं लिया लेकिन फॉर्म भरने के बाद यू आर प्लानिंग टू अटेंड, तो भी उसको मेंशन करते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है, कि हम प्राइवेट कोचिंग जो है अटेंड करेंगे इवेंचुअली। ट्राई टू बी ट्रूथफुल हेयर एज वेल, यहाँ पे भी सिर्फ ये मत लिखना नहीं हमने तो कोचिंग लिया ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल, यूपीएससी कैन नो योर बैकग्राउंड, सो या बी वेरी ट्रूथफुल हेयर, डोंट लाई। देन यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने किसने की, कितने लिए, कितनी टाइम आपने क्वालिफाइड किया फाइनली, ठीक है। अगर नहीं किया तो 0 आ जाएगा। अगर हम मान लो हमारा 4th अटेम्प्ट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड इंक्लूडिंग दिस वन जो है आपके 4 हो जाएंगे। अगेन फिर वो अलग अलग से पूछेगा, प्रीलिम्स का अलग पूछ लेगा, फिर मेंस का वो है अलग नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपसे पूछेगा। देन यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो आप उसमें भर देना। अगर पहले आपने मेंस एग्जामिनेशन दिया है उसमें जो आपका ऑप्शनल था वो भी आप उसमें फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मेंस नहीं दिया है
तो फिर वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, फिर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा. देन which optional subject opted by you in the present examination is same or different whether you have studied in college or university. For example, you have done your engineering and your option is sociology. Then here it will be no, ये सेम सब्जेक्ट नहीं है. लेकिन अगर आपने अपना ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में किया है, ठीक है, एंड आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस आ जाएगा कि हाँ सॉरी सेम सब्जेक्ट आ जाएगा कि माई सब्जेक्ट इज सेम. फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि रीजन ऑफ चूजिंग डिफरेंट ऑप्शन सब्जेक्ट अदर देन यू हैव स्टडीड इन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी. कि कॉलेज में तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, लेकिन एज अ ऑप्शनल आपने उसको चूज क्यों नहीं किया. तो कई बार ऐसे होगा कि हमारा है ही नहीं ऑप्शनल जो हमने पढ़ा था. कभी कभी ऐसा होगा था लेकिन फॉर सम अदर रीजंस. देयर बी ट्रूथफुल हेयर एज वेल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि मैथमेटिक्स से आपने किया, लेकिन मैथमेटिक्स एज ए ऑप्शनल कैन बी वेरी ट्रिकी. ओके, यू हैव टू गिव सो मच टाइम. तो you can mention actually the authentic answer which is there, you please write here. Then UPSC is going to ask you about the suggestion. ठीक है, कि सजेशन आप दीजिए जो भी आप चेंज चाहते हैं यूपीएससी में. अगर ये आप फिल नहीं भी करना चाहो, अगर आप कोई सजेशन नहीं देना चाहते हो यूपीएससी से, तो आप नहीं दीजिएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है. अच्छा, जहाँ जहाँ स्टार बने हैं वही कंपलसरी है, जहाँ स्टार नहीं बने वो कंपलसरी नहीं है. यू कैन लीव दोज, ठीक है, पॉइंट्स जहाँ जहाँ स्टार नहीं होगा. जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्टार है नहीं, तो आई थिंक यू हैव द ऑप्शन टू लीव दिस पार्ट. बट लिख भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, वो बाद में पूछेंगे ही. बाय लुकिंग एट दिस ओनली you can know that it is not that much compulsory. UPSC is going to ask you again only. उसके बाद फिर आपको उसको सेव कर देना है and then you have to continue again. Then फिर फाइनल आपका डिक्लेरेशन लेंगे. डिक्लेरेशन लेने से पहले आपको प्रीव्यू करने देंगे अपना एप्लीकेशन. एक बार आप फिर से देख लीजिए हमारा एप्लीकेशन ट्रू है या नहीं. अभी भी आप अपना जो पार्ट 1 है ना, उसको अभी भी एडिट कर सकते हो इस स्टेज पे भी, ठीक है. यू कैन एडिट दैट, क्योंकि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अगर गलती से हमने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी तो गड़बड़ हो जाएगा. तो हमें वो ऑलरेडी उसको, अगर आप उसको एक बार चेक कर लेना रिव्यू करने के बाद अपने एप्लीकेशन की ऑल द इंफॉर्मेशंस आर ट्रू एंड ऑथेंटिक, देन ओनली यू गिव योर फाइनल कंसेंट. देन यू हैव टू फाइनली सबमिट योर पार्ट 3 ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है. देन योर पार्ट 1 कंप्लीटेड दिखाएगा, पार्ट 2 पार्ट 3 भी कंप्लीटेड दिखाएगा, ठीक है. पार्ट 4 जो होगा वो फाइनली आपका स्टेटस दिखाएगा कि हाँ कि पार्ट 4 भी आपका स्टेटस कंप्लीट हो गया है. फिर फाइनल आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है कंप्लीट आ जाएगा. सो दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू लुक लाइक. तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन आपको फिर से दिखाई देगा. और ये तो है हमारा पार्ट 2. और जो दूसरा होगा, जो डैफ होगा, डैफ आपको इस तरह से दिखाई देगा जो नॉर्मल मेंस का डैफ होता है. तो दिस इज हाउ योर डैफ इज गोइंग टू लुक लाइक. सो यू कैन लुक एट योर डैफ. प्लीज डाउनलोड, ठीक है. जो अपना एप्लीकेशन होगा उसको भी अपने सेव कर लेना. जो ये वाला होगा इसको भी सेव कर लेना. और जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेव कर लेंगे, ठीक है. तो आई थिंक दैट इज इट. If you have any query, you can actually ask in the comment section. Okay, I will try to answer there as well. Okay, so thank you so much. If you have any query, okay, I'm giving you option to ask me in the comment section. So thank you so much. Have a nice day and please fill your form, right? Okay, and be very careful about filling your application form. Okay, thank you so much.